Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So Monday to Friday हाजिर हम अपने 8:30 बजे वाली सीरीज के साथ। तो लास्ट फ्राइडे को हमने एनईपी के कुछ कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चंस करे थे, जिसमें कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे। आज हम एनईपी पे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, और जो भी मैं सीरीज आपको पढ़ा रही हूँ इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। अभी स्पेशल एजुकेटर का पेपर हुआ, जो बच्चे देखे हैं दे सकते हैं फीडबैक। पेपर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत इजीली बच्चों ने उसको हैंडल कर लिया है। और मेरे पास एक स्टूडेंट ने पेपर भेजा, वो लेकिन वो इतना ब्लर भेजा, उस पर किसी एकेडमी की इतनी मोहर लगा रखी है। मैं आज उस पेपर को सोल्व करवाना चाह रही थी, बट उस पर इतनी मोहरें लगा रखी हैं भाई, मतलब उसमें एक अक्षर भी नहीं दिख रहा, बस उस एकेडमी की मोहरें ही दिख रही हैं। तो कोई क्लीन नीट एंड क्लीन पेपर हो तो टेलीग्राम पर शेयर कर देना, स्पेशल एजुकेटर वाला। उसकी सारी हिंदी, इंग्लिश एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जीके में करवा दूंगी, ठीक है ना, सिखा दूंगी विद ऑप्शंस। तो क्लीन पेपर भेजना मेरे पास, वो बहुत ही 72 पेपर आए थे, तो उसको मैं मतलब लगा नहीं कि वो डिस्प्ले करने लायक है, ठीक है। बाकी आराम से बच्चों ने कर लिया, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। देखिएगा, अब आज के जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन एक हमेशा आता, आपको पता है, तो एनईपी के ही रहेंगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल फॉर SDG4। SD का मतलब है सबस्टेशनल, आपका जो सॉरी इट्स अ स्लिप ऑफ माय टंग, है ना, मतलब हो जाता है भाई कई बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, तो वो एक गोल है, एक मिशन जो है स्थापित किया है यूनाइटेड नेशंस ने, आपको पता, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो क्वेश्चन है कि ये इंडिया में कब तक ऑप्ट किया जाना चाहिए, कौन से ईयर तक, जो है 2020, 2015, 2030 या 2025। तो ध्यान रखना, जब भी आपको SDG4 का कुछ इस तरीके का मिले तो इसका जो टाइम होगा वो है 2030, ठीक है। इसका जो टाइम होगा वो है 2030, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑफिशियली साइट से मैंने बताया था, मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट खींचे हैं। 30 क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में किए थे, आज उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। एनईपी ने जो दिए हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए ऑफिशियल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस है, एज इट इज ये स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 में कौन सा रिफॉर्म है, कौन सा सुधार किया गया है, बताना है आपको। कि यहाँ पर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और एक बढ़िया शिक्षा, एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ ऑल लेवल्स, हर लेवल पर यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए शिक्षा का, मतलब सबको शिक्षा मिले। न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर 5+3+4, ये तो मतलब आपने बच्चे ने इसको रट लिया होगा। इट्स अ फाउंडेशनल स्टेज, पेरिपेट्री स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, ये तो सबको बहुत बार रटवा रखा है। तो आपको पता है ये तीनों ही चीज है, एक्सेस भी है, यूनिवर्सल स्टेशल मतलब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर भी है, और इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपका होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज सभी रिफॉर्म्स जो है एनईपी 2020 के तहत सभी के सभी रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। इट्स अ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन डला हुआ था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट फंड दैट इज एलोकेटेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर पीपल इन एनईपी। एनईपी के अंदर वुमेन्स और जो ट्रांसजेंडर पीपल्स हैं उनको इंक्लूड करने के लिए एक फंड रेडी किया गया है, ठीक है। तो इससे पहला वाला लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, ये है लेक्चर नंबर 11, ठीक है। और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चंडीगढ़ प्रैक्टिस सेट के नाम से, उसके अंदर मैं ऐड भी कर रही हूँ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर पीपल इन एनईपी, तो गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन फंड उसका नाम दिया गया था,
यूनिवर्सल एजुकेशन फंड उसका नाम दिया गया था, जेंडर इंक्लूजन फंड उसका नाम दिया गया है, या नन ऑफ अबो। तो आपको पता है ये क्वेश्चन 2 एग्जाम्स में आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट। आंसर रहेगा जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? जेंडर इंक्लूजन फंड। जो पंजाबी स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम हिंदी में टाइप कर दो, इंग्लिश में। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, एनईपी ने अपनी साइट पर डाले हैं ये क्वेश्चन लास्ट वीक फॉर ऑल एजुकेशन प्रोग्राम्स। यदि कोई भी बच्चा किसी भी एजुकेशनल काम कर रहा है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऐप हैं, ये उनके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट लिया। मेरा मकसद है तुम्हें पढ़ाना। लैंग्वेज आपकी सक्सेस में कभी बैरियर नहीं होती, बाकी बनाना है तो आपकी मर्जी है, बट मैं बाय द वे बोल बोल के ही मतलब पढ़ा रही हूँ दोनों भाषाओं में। कुछ ऐसा यूनिक इसमें नहीं है कि कुछ समझने में दिक्कत हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? इसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है भाई? दीक्षा का सबको पता होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो दीक्षा एक एजुकेशनल ऐप है जिसके अंदर, ये गवर्नमेंट का ऐप है जो कोरोना के दौरान स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर एनसीईआरटी की बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है। आपको कुछ भी पढ़ना, जस्ट गो टू दीक्षा, दीक्षा पे चले जाओ, और दीक्षा पे ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो इंक्लूसिव और सॉरी, हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, दीक्षा ऐप, यदि आप में से किसी को ये लगे ना मुझे एनसीईआरटी कहां से पढूं, ये कहां से पढूं, सब कुछ दीक्षा के ऊपर है। इवन दीक्षा पे है ना, मैं आपको बताती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और वो भी आपके एग्जाम्स के टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं दीक्षा ऐप पर। मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग होती है कई बार, तो मेरे से करवा लेते हैं कई बार दीक्षा वाले क्वेश्चन, कई बार मैं कर देती हूँ, कई बार ये खुद करते रहते हैं। तो मतलब बहुत सारे टीचिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं दीक्षा ऐप पर, है ना, ट्रेनिंग ये होती रहती है टीचर्स की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। कोविड के दौरान ये चला था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है चंडीगढ़ में स्पेशल। नेक्स्ट है NHERC। मैंने क्या बोला? फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट याद करने के हैं। NHERC स्टैंड फॉर, तो NHERC किसके लिए स्टैंड करता है? नेशनल इकोनॉमिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, या नेशनल इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है भाई, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, तो हायर एजुकेशन, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो एच से हायर एजुकेशन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये नेशनल हायर एजुकेशन के लिए है, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, ECC शैल बी delivered through the significantly expanded and strengthened system of early childhood education institutions consisting of। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को यदि आप बहुत बेस्ट तरीके से डेवलप करवाना चाहते हो, बहुत बेस्ट तरीके से सोसाइटी में इसको मतलब फ्लोरिश करवाना चाहते हो, तो किस तरीके से, किस मतलब किन की सहायता से आप इसको करोगे? स्टोन मतलब खाली आंगनवाड़ी, मतलब सिर्फ आंगनवाड़ी चला दो, आंगनवाड़ी से ECC बच्चा जल्दी सीखेगा। स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, या सिर्फ प्री, जो प्री वाटिकाज हैं इनको चला दो, उनसे सीखेगा। प्री स्कूल से ध्यान आया भाई, हरियाणा में वैकेंसीज आएंगी जरूर, ठीक है, और KVS में भी आएंगी, बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आएंगी इनकी। आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद द प्राइमरी स्कूल्स, या ऑल ऑफ अबो। तो आपको पता, देखो स्टैंड अलोंग आंगनवाड़ी, खाली आंगनवाड़ी नहीं है, आपको पता है ECC क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो ये स्कूलों के माध्यम से भी दी जाएगी, मतलब प्री स्कूल्स के माध्यम से भी दी जाएगी, कुछ आंगनवाड़ीज के माध्यम से भी दी जाएगी। तो जहां पर आंगनवाड़ीज है वहां पर आंगनवाड़ीज, जहां पर प्री स्कूल है वहां पर प्रीम स्कूल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको आंसर क्या याद करना, आंगनवाड़ी इज लोकेटेड विद द प्राइमरी स्कूल्स। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूडाइस परफॉर्मा भरा जाता है, स्कूलों की रिपोर्ट वगैरह दी जाती है कि कितने परसेंट जो है स्कूल्स हैं, किसमें कितनी स्टूडेंट हैं, इस तरीके का एक परफॉर्मा भरते हैं टीचर्स। तो यूडाइस 2016, अब कोई बच्चा ऑल ऑफ दीज कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑल ऑफ दीज कैसे कहोगे आप इस क्वेश्चन को? स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज, खाली आंगनवाड़ीज थोड़ी ना होगा, खाली प्री स्कूल थोड़ी ना होगा, तो जब दो नहीं होंगे तो ऑल ऑफ दीज कैसे कह सकते हो? हैं, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर सी ही होगा।
समझा करो क्वेश्चन को, पेपर में ऐसी गलतियां होती हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूडाइस 2016-17 डाटा, हाउ मेनी परसेंट इंडिया पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स लेस देन द 20 स्टूडेंट, मतलब कितने स्कूल्स हैं इंडिया के जिसमें भाई 30 स्टूडेंट भी नहीं देखने को मिले और धीरे धीरे करके स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो लगभग 18% स्कूल ऐसे देखने को मिले यूडाइस रिपोर्ट में जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो 18% ये जो है रहा है कि मतलब आपको स्टूडेंट नहीं मिले, 18% ऐसे स्कूल रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज CWSN, ये बहुत बार आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये मतलब फुल फॉर्म CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, CW चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो कौन सा ऑप्शन है, चिल्ड्रन विद सोशल स्पेशल नीड्स। ठीक है, एक मिनट, CWSN चिल्ड्रन विद सोशल, व्हाट डज द CWSN स्टैंड्स फॉर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये सोशल नीड नहीं आएगा भाई, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आएगा। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का फॉर्मेट है। बाकी एक्चुअली बिल्कुल एनईपी में, एक सेकेंड, ये स्पेशल नीड्स ही है। एक सेकेंड, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में है ना, ये स्पेशल नीड्स है। हाँ, स्पेशल नीड ही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन्होंने ये जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सत्य लिखा हो, है ना, स्पेशल नीड्स ही है ये। पता नहीं यार ऑफिशियल साइट पे भी गलत कैसे टाइप कर सकते हैं ये, हैं। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आएगा इसका आंसर। बेशक आप जो इसको ठीक कर लेना, ये सोशल नीड्स नहीं है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। ठीक है, तो आंसर 2 ही ये सही रहेगा इसका, जो डी आंसर है ये सही रहेगा। ऑफिशियल साइट पर भी कैसे गलत कर सकते हैं, ये बिल्कुल मैंने तो गवर्नमेंट का जो आपका NEP.gov.in ये उससे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आई डोंट नो ये इन्होंने ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है NEP 2020 रिकमेंडेड that government of India will constitute a fund to build in the nation's capacity program equitable quality education for all the girls and transgender। ये सेम वही क्वेश्चन है, मतलब चेंज करके दे दिया, उसमें वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर लिखा हुआ था, इसमें गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है, बात वही है सेम, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये जेंडर इंक्लूजन फंड है, सीधी सी बात है। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड आएगा। ठीक है, जेंडर, बस ये ध्यान रखना, जेंडर एजुकेशनल फंड या जेंडर इंक्लूजन फंड। तो ट्रांसजेंडर और गर्ल्स को इंक्लूज मतलब साथ बढ़ाया जाना है, तो जेंडर इंक्लूजन फंड आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बात। नेक्स्ट है NEP 2020 सेट ए गोल टू अचीव द 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्री स्कूल्स ऑफ द सेकेंडरी लेवल बाय 100% आने वाला क्वेश्चन है ये 2035 तक। प्री स्कूल्स में जो 100% एनरोलमेंट है, तो 2035 तक का टारगेट है। यहाँ पर किसका है भाई, यहाँ पर 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का है। ठीक है, तो 2035 तक का टारगेट गवर्नमेंट ने बनाया कि ऑल इंडिया 100% ग्रोस डेवलपमेंट रेशो होगा, प्री स्कूल्स पूरे 100%, तो वो 2035 तक अचीव हम कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रंस द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 वर आउट ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू द 75 हाउसहोल्ड सर्वे इन द NSSO 2017-18। ये कह रहा है भाई कितने परसेंट स्कूल के चिल्ड्रन है इस एज के जो कि आउट ऑफ द स्कूल्स अकॉर्डिंग टू द, मतलब स्कूल्स ड्रॉप आउट करते रहते हैं, तो कितने परसेंट, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं 6 से 16-17 वर्ष के, कितने सारे बच्चे हैं, तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं जो कि मतलब इस तरीके के बच्चे हैं। तो देखो शिक्षा का स्तर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज हैव बीन mention in NEP 2020 for participating in the bagless periods into the intern with the local vocational expert such as the carpenters, gardener, potters। मतलब NEP क्या कहती है कि पूरे साल में कुछ कुछ दिन बच्चों को ऐसे दिए जाने चाहिए जिसमें बच्चा बैग ही ना लेके जाए, मतलब बस उनको बिना बैग के बुलाओ, उनको गार्डनिंग करवाओ, उनको घुमाओ, उनको पोट्री का काम सिखाओ, मतलब एक तरह से उनको वोकेशनल शिक्षा दो, है ना। तो कितने ऐसे दिन है जब बच्चे बिना बैग के स्कूल में जा सकते हैं पूरे साल में, स्कूल वालों की मर्जी है वो कब बुलाते हैं कब नहीं बुलाते। तो पूरे 10 दिन है इस तरीके से कि 10 दिन बच्चों को ऐसी शिक्षा आप दे सकते हो, कोई कैंप के थ्रू, किसी सेमिनार के थ्रू या किसी भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ए प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर द 6 to 8 विल बी अप्रोप्रिएटली डिजाइन बाय NCERT। व्हाट विल द नेम ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम। NCF ने जो प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम डिजाइन किया है 6 to 8 के लिए, तो उसको क्या नाम दिया गया है। तो आपको पता भाई करिकुलम डिजाइन दिया तो NCF तो दिया होगा, है ना,
एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसके आगे जरूर होगा। तो एनसीएफ दो ही में है, ठीक है, एनसीएफ दो ही में है। अब 6 to 8 है, तो 6 to 8 है तो सेकेंडरी एजुकेशन हो गया बस, तो एनसीएफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनसीएफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो एनसीएफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन पे मत जाना। देखो आपको पता है जब मैं खुद से क्वेश्चंस लाती हूँ तो आंसर्स विजिबल नहीं होते हैं, और मेरे लिए ये चीजें मैटर भी नहीं करती हैं। मतलब कुछ महान ज्ञानी टाइप के बच्चे आ जाते हैं कई बार, और वो ऐसे कमेंट करेंगे उत्तर ही नीचे दिख रहा है तो क्या ही क्वेश्चंस को पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा मकसद कभी भी किसी भी तरीके से नहीं होता कि मैं बहुत ज्ञानी महात्मा हूं और अपना ज्ञान दिखाने आई हूं। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, और मैंने क्वेश्चंस ऑफिशियल साइट पे आए हैं, और मेरा मकसद आपको बस ये क्वेश्चन डिलीवर करना है और इनको समझाना है, ठीक है। तो मैं अब इतनी मेहनत नहीं कर सकती कि स्क्रीनशॉट लूं, उसको मैं क्रॉप करूं और उसको मैं कट करूं, मेरे से इतना नहीं होता। मैंने सीधा साइट निकाला, पीडीएफ डाउनलोड करी और तुम्हारे आगे है, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस थे वैसे ही हैं, तो कोई ये मत सोचना कि नीचे आंसर दिख रहे हैं ये वो, मेरा तो तुम्हें समझाने से मतलब है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ आईएसएल। आईएसएल क्या है भाई, आईएसएल आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। आईएसएल क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज, जो सांकेतिक भाषा है। जैसे कि जो मूक बधिर हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको सिग्नल लैंग्वेज से सिखाया जा रहा है। तो साइन लैंग्वेज भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और ध्यान रखना साइन लैंग्वेज की अपनी ग्रामर भी होती है, ठीक है ना। कहीं सोचो साइन लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है, साइन लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, साइन लैंग्वेज की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज, तो इंडियन साइन लैंग्वेज आंसर यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आईएसएल इंडियन साइन लैंग्वेज। मैंने कहा आज के क्वेश्चन सिर्फ फैक्चुअल हैं, आज के क्वेश्चन सिर्फ लर्न करने के हैं, और आज के क्वेश्चंस में से आप किसी भी एग्जाम में देख लेना एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीसीईडी स्टैंड फॉर। तो जीसीईडी किसके लिए स्टैंड करती है, तो जी क्या होगा भाई, जी है ग्लोबल, सब में ही ग्लोबल है, ठीक है, सब में ही ग्लोबल है। ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर एजुकेशन। तो जीसीईडी है ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर एजुकेशन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज द प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 द संस्कृत टेक्स्ट बुक दैट आर फाउंडेड that is foundational of the middle school level may be written in the one of the below mentioned form। ये कह रहा है कि जो संस्कृत है वो कैसी लिखी जानी चाहिए। मतलब संस्कृत है जो होती है हमारे 6th 7th 8th में शुरू हो जाती है। संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में गवर्नमेंट कहती है भाई संस्कृत को पढ़ाओ, गवर्नमेंट अच्छी चीज है समझाना, ठीक है। 28, हाँ 28 तो यही है, 28 को समझाती हूँ, 28 नहीं है 25 है ये। इट इज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 कि एनईपी 2020 में संस्कृत टेक्स्ट बुक एट द फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल, कि संस्कृत की जो किताबें होंगी अपनी फाउंडेशनल स्टेज पे और जो मिडिल स्टेज पर लेवल में भी रिटन इन वन ऑफ द बिलो मेंशन फॉर्म, वो किस फॉर्मेट में किस फॉर्म में लिखी गई होनी चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है। तो कह रहा है स्टैंडर्ड सिंपल संस्कृत, तो आपको ना शॉर्टकट में ऐसे मिलेंगे, ये लिखे मिलेंगे SSS स्टैंडर्ड सिंपल संस्कृत, सिंपल संस्कृत स्टैंडर्ड, संस्कृत सिंपल स्टैंडर्ड, या सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। सिंपल सी बात है, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, ठीक है। तो सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, तो सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत मतलब संस्कृत है जो बिल्कुल सिंपल से स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, ज्यादा हाई फाई बना के उसको नहीं लिखना है, सिंपल स्टैंडर्ड में संस्कृत बच्चों को पढ़ानी है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। विच इंडियन लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया will be offered at the level of schools and higher education as an important enriching options of the student including as the options in the 3 language formula। ये कह रहा है भाई कौन सी इंडिया की एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 8वीं अनुसूची में, आपको पता है जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है भाई, 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, ठीक है। आठवीं अनुसूची आपको पता है किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। तो कहता है कि 8वीं अनुसूची में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक भाषा को ऑफर्ड किया है स्कूल के सभी लेवल्स पर, मतलब हायर लेवल्स पर, कि ये भाषा इंपॉर्टेंट है, ये एनरिच करेगी, मतलब समृद्ध करेगी स्टूडेंट्स की एनवायरमेंट को, उनके कल्चर को, इंक्लूडिंग एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो वो कौन सी भाषा हो सकती है, तो वो हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। संस्कृत तो आपको पता भाई हिंदी और इंग्लिश ये तो मैंडेटरी लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो मैंडेटरी लैंग्वेज है। तो कौन सी और लैंग्वेज है जो कि इंडियंस
क्लासेस के अंदर मैंडेटरी करने की सोच रहे हैं और लगाई जा रही है संस्कृत, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम which has been established for promoting the language of India and for the purpose of culture enrichment as well as a national integration। ये एक मतलब प्रोग्राम चल रहा है देश को एक करने का। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाई एजुकेशन से क्या बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो एजुकेशन से क्या बनेगा भाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो भारत को वैल्यू हर जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो एनईपी है चाहे वो टूरिज्म है। हाल फिलहाल आपको मुद्दा पता चल ही गया होगा, है ना, 2-4 दिन से एक मुद्दा बहुत ट्रेंड कर रहा है। आई होप आप थोड़ा अपडेट रहते होंगे इस मुद्दे से, एग्जाम ओरिएंटेड मुद्दा हो सकता है ये, कि इंडियन कौन से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई इंडियन टूरिज्म को मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं, और एक मतलब लोगों ने तो खैर इसको मुद्दा ही बना दिया कि मेलोनी की भी वीडियो वायरल हो रही है बीच पे और मोदी की भी है। ये तो लोगों ने खैर मुद्दा बनाने से मतलब होता है, लेकिन रियलिटी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, कुछ बच्चे मजे लेने के लिए कमेंट भी कर रहे थे मोदी मेलोनी। तो आपको पता होगा मालदीव में बहुत सारे इंडियंस घूमने जाते हैं। मालदीव में जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के बंदे मैक्सिमम जाते हैं मालदीव घूमने। आपको पता ही होगा इंडियंस को बहुत शौक है मालदीव बाली जाने का। तो मालदीव बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, और मालदीव प्रो चाइना कंट्री है। आपको पता है भाई, चाइना के ज़्यादा फेवर में रहते हैं वो लोग। और जब से उनका जो नए इलेक्शंस हुए हैं, उनका जो नया अध्यक्ष, नया मुखिया बना है, उसने क्या किया, एंटी इंडिया के स्लोगन्स लिखवा दिए कि भाई इंडिया वाले जहां वहां पर अलाउड नहीं है। तो मोदी जी को ये लगा यार भारत में भी टूरिज्म है, और 2-4 दिन से जो ये तस्वीरें वायरल हो रही है मोदी जी की बीच के किनारे घूमते हुए, ये बिना बात में नहीं हो रही, ये एक सोच समझ के हो रही है ना। कोई ये नहीं है कि मोदी जी वहां हवाई करने घूमने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिखा रहे हैं, वाकई में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है लक्षद्वीप। मतलब जो लोग जाते हैं इंडोनेशिया, बाली, मालदीव, मतलब जो मोदी जी ने वहां की तस्वीरें पोस्ट की हैं, वीडियोस पोस्ट किए हैं, वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है कि जीवन में कभी लक्षद्वीप जाएंगे एक बार, है वो वाला फीलिंग आ रहा देख के। तो भाई वो इसलिए मोदी जी ने ये दिखाया है कि देखो भाई हमारा इंडिया भी इतना ही सुंदर है, तुम्हें मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो 3 दिन के अंदर मोदी जी की इस एक पोस्ट से 9,000 टिकट मालदीव की कैंसिल हुई है इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। और इंडिया गूगल सर्च में लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है, मतलब लक्षद्वीप के लोग बहुत ट्रेंड मतलब कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट करा है और कि भाई मैं अपना बर्थडे जाके लक्षद्वीप में मनाऊंगा। वो कौन थी, जैकलिन फर्नांडिस ने ट्वीट करा ये कि मैं अपना बर्थडे लक्षद्वीप में मनाऊंगी। कहने का मतलब अब लक्षद्वीप मालदीव बनने वाला है कुछ सालों में है। तो इंडिया टूरिज्म को ये खैर अच्छी बात लगी, मुझे बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया वाकई में बहुत खूबसूरत है, पहले अपना देश देखो, है ना। चलो, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्लियर। तो ये मुद्दा ये था, और वो लोगों ने मुद्दा क्या बना दिया, लोगों ने खाम मुद्दा बना दिया। वो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बीच के ऊपर घूम रही है, तो उसको देख के मोदी बीच पे घूम रहा है। क्या सोच है यार, मतलब जय हो भारत वालों की, है ना। और लेकिन रियलिटी ये थी, उस बात के पीछे रियलिटी ये है, मलेशिया को करारा जवाब देना, मालदीव को, और करारा जवाब मिल गया विद इन 3 डेज। 250 मतलब बहुत सारी फ्लाइट टिकट कैंसिल हुई है, बहुत सारी होटल बुकिंग्स, और 9,000 टिकट कैंसिलेशन हुई है विद इन 3 and 4 डेज। तो उसे एक वीडियो का जलवा है ये। चलो नेक्स्ट है, देयर विल बी फोकस ऑन द प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर साइंस एंड द मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये तो सबको पता है भाई, 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइंस और मैथ्स की टेक्स्ट बुक है। इन सबको तो किसी भी तरीके से बढ़ावा दे ही रही है, साइंस मतलब मटीरियल है, पढ़ाओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आसान सा क्वेश्चन। 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी कंटिन्यू कर रहा है, ट्रू है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको पता है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, चिल्ड्रन पिक अप द लैंग्वेज एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द 2 से 8 एंड मल्टीलिंग्विज्म हैज अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट टू द यंग स्टूडेंट। सबको पता है भाई, बच्चे मल्टीलिंग्विज्म को सीखेंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये मतलब आसान से पॉइंट है, करेक्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट है सारे, सबको पता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑफ, एनसीएफ 2022 में एक परफॉर्मा आया था, एनसीएफ 2023। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं एनसीएफ 2023 से रिलेटेड। क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, कल वो रहेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और कल जीके की क्लास भी रहेगी, मतलब नियर अबाउट 1 बजे के बाद अपनी जीके जो अल्टरनेट डेज पे रहती है, 1 बजे के बाद मैं स्ट्रीम लगा दूंगी। जीके जीएस की क्लास भी रहेगी, बढ़िया वाली, एक तड़कता भड़कता टॉपिक, है ना। चंद्रयान किया था ना हमने लास्ट टॉपिक। और शाम को जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी
टीचिंग एप्टीट्यूड एनसीएफ 2022 में जो ड्राफ्ट आया था एनसीएफ 2023 से रिलेटेड रहेगी। कल की क्लास के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना, मिस मत करना। एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, कॉग्निज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। एवरीवन नो इट्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग विदाउट बर्डन पर बेस्ड था एनसीएफ 2005। बट अब अपकमिंग एग्जाम में मुझे लग रहा है 2005 तो बेच है, करना ही करना है, बट मुझे जहां तक लगता है चंडीगढ़ में एनसीएफ 2005 की बजाय एनसीएफ 2023 से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 22 में ड्राफ्ट आया था। कल उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जीके की क्लास कल होगी 1 बजे के बाद। बहुत जबरदस्त टॉपिक लाऊंगी ढूंढ के, क्लास नंबर 4 जैसी क्लास 4 है वैसी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्वेश्चंस। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज आउटकम ऑफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसकी आउटकम है, मतलब किसकी वजह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता होगा, स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्कूलों में ब्लैक बोर्ड लगा देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो किस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई थी कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है, जो 1968 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, उसी में कही थी स्कूलों में सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। फिर आपको पता ही है ये वाली, और फिर आपकी 34 सालों के बाद 2020 एजुकेशन पॉलिसी है। इसका अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना बिल्कुल आसान है। 1968 पहली एजुकेशन पॉलिसी, फिर इसका उल्टा कर दो 86 दूसरी एजुकेशन पॉलिसी, सीधा 34 सालों के बाद तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। बीच में एक अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ देखो, स्टार्ट तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के बाद हुआ, 1995 में इवन, ठीक है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? इसने क्वेश्चन पूछा है आउटकम ऑफ, किसकी देन है, मतलब किसने ये सिफारिश दी थी। तो देन किसकी है? 1968, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट है, एज पर एनईपी 2020 द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप अडल्ट एजुकेशन एजुकेटर फ्रेमवर्क हैज बीन गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्वेश्चन को ध्यान से करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है या तो एमएचआरडी करने की या ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की। एमएचआरडी की तो अब वैसे भी कहानी खत्म है नए क्वेश्चंस में, क्योंकि एमएचआरडी का नाम बदल के अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो एमएचआरडी का तो वैसे ही किस्सा खत्म है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाउ, ठीक है। तो यहां पर इसने बात की गई है कि एनईपी 2020 के अनुसार जो अडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क है, मतलब जो किशोरों के लिए शिक्षा की बात है, तो वो किशोरों के लिए शिक्षा की बात है, तो किस एनईपी की तहत है? तो वो एनसीईआरटी के तहत है। तो आंसर बी रहेगा, इसका ध्यान रखना, गलत मत कर देना, ठीक है। गुड़िया कुमारी, शायद आप हमारे चैनल पर नए हो बेटा। मैम डेमो क्लास कहाँ है? मैं कोई स्पेशल डेमो क्लास ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। डेमो क्लास में 2 दिन मैं अपना बहुत सारा ज्ञान दिखा दूंगी, टीचर की भव्यता दिखा दूंगी, उससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ दिखावे के लिए होती है डेमो क्लास, कि मैं 2 दिन आपको खूब सारी यूनिक क्लास पढ़ा दूं, मेरे टीचर जबरदस्त क्लास पढ़ा दें, और बैच में तुम्हें फिर कॉन्टिन्यूटी क्लास मिले ना मिले। मैं आप नए हैं गुड़िया, तो मैं बता रही हूँ बेटा, मैं कोई स्पेशल डेमो नहीं रखती हूँ। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल पे 2500+ वीडियोस हैं, यू कैन चेक दैट वीडियोस, दे ऑल आर डेमो, ठीक है, वो सभी डेमो हैं। उनसे कहीं गुना बेहतर कंटेंट आपको बैच में मिलेगा, बस मैं इतना बता रही हूँ। जो टीचर्स आपको यूट्यूब पर दिख रहे हैं वही बैच में पढ़ा रहे हैं, कोई अलग टीचर मेरी एकेडमी पर नहीं होता है, सभी सेम हमारी टीचर टीम है, सेम रहती है, कभी चेंज नहीं हुई आज तक। 2013 से मैंने एकेडमी खोली थी, तब से मेरी टीचर सेम है, ठीक है। तो बेटा मैं कोई स्पेशल डेमो ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ। आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी क्लास देखें, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएं, इंग्लिश की क्लास देखें, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स की क्लास देखें, साइंस की प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी सब्जेक्ट को चेकआउट करें, सभी वही टीचर आपको ऐप पर मिलेंगे, और जो आप यूट्यूब पर देखोगे उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको ऐप पर मिलेगा, ये मेरी कमिटमेंट है, ठीक है। मैं कोई 2 दिन का यहाँ डेमो का शो ऑफ नहीं करूंगी, हाई फाई क्लास और जबरदस्त दासू वाली क्लास लगा दूं डेमो में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा यूट्यूब डेमो है। मैं पढ़ा रही हूँ यार, यही डेमो है, बता है, ये डेमो नहीं है ये तो क्वेश्चन नहीं हुई है ना, असली क्लास होती है। तो ये एनसीईआरटी है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट है बाय विच ईयर, और डेमो देखना है तो हमारा एस्टेट के डेमोस पड़े होंगे, क्योंकि बात ये कुछ नहीं होता कि नर्सरी टीचर के नाम पे अलग डेमो आ गया, दिल्ली के नाम पे अलग डेमो आ गया, कुछ अलग डेमो नहीं होता यार। हिंदी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, चाहे मैं नर्सरी में पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं दिल्ली में पढ़ाऊंगी, चाहे मैं एस्टेट में पढ़ाऊंगी, मैं ऐसी हिंदी पढ़ाऊंगी, मैं ऐसी इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं ऐसी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, मेरे टीचर ऐसा ही पढ़ाएंगे। आपको डेमोज देखने हैं तो मेरे को याद आ गया, यूट्यूब के ऊपर एक डेमो प्लेलिस्ट के नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर और कई सारे लेक्चर डाल देंगे। कोई बच्चा डेमो पूछे तो सीधा डेमो प्लेलिस्ट विजिट करो, ठीक है। नीरू, मिल्टन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इतना अच्छा मैंने मिल्टन पढ़ा रखा, पूरी 2.5 घंटे की क्लास है, तुम्हें मिल्टन नहीं मिला यूट्यूब ऐप पे? अच्छे से पढ़ा रखा, ध्यान से चेक कर, मिल्टन पोइट्री वाले सेक्शन में जरूर मिलेगा 100%। हाँ मैम, आपने जो G20 वाला करवाया था उससे स्पेशल एजुकेशन में क्वेश्चन आया हुआ था, थैंक यू। चलो 4 क्लास जीएस की करवाई हैं, चारों में से क्वेश्चन आए हुए थे, बच्चों के फीडबैक आए मेरे पास, और अभी तो मैं बहुत सारी क्लास करवाऊंगी, कुछ भी बाहर से नहीं होगा, टेंशन ना लो। बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। अब भाई ये वाला ट्रेंड चल रहा है कि आपको पता 2000 अभी बीएड इंटीग्रेटेड होने चल रही है कि इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए, बाद में तो 2030 के बाद तो सारी जो भी इंटीग्रेटेड बीएड वाली डिग्रीज होंगी वही ज्यादा कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। तो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू 4 ईयर, मतलब 2030 के बाद जो भी लोग टीचर लगेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग हैं, पुराने लोग हैं, पुराने लोगों की वैकेंसीज हैं, तो पुराने लोग तो ऐसे ही चलते रहेंगे अभी 7-8 साल तक। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएड मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन हो जाएगी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये चीज। 2030 तो इंटीग्रेटेड बीएड के लिए 2030। हाँ नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई। एनसीटीई तो सबको पता है भाई, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ये परख की फुल फॉर्म पूछी है, और प्लीज इसे भी करेक्ट कर ले, मुझे समझ नहीं आता यार, इतनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, ये गलत कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मुझे हैरानी है इस चीज से, तो प्लीज इसको भी ठीक कर ले। ये परख का ये जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिलेशन नहीं होता है, रिव्यू होता है, ठीक है, ये रिव्यू आएगा यहाँ पर। परख आपको पता होगा एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो आपका असेसमेंट होगा 360 डिग्री जो आपका असेसमेंट होगा। मार्क ट्विन मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है विजेता, इतने अच्छे से करवा रखा, आप चेक करें, आपको क्यों नहीं मिल रही, अमेरिकन राइटिंग के अंदर जाके चेक करें, मार्क ट्विन बहुत धांसू करवा रखा है मैंने। हाँ देखिएगा, एक राइटर बाकी है, जॉन अपडाइक, चंडीगढ़ के बैच में इंग्लिश में, और कोई राइटर बाकी नहीं है, वो कल या परसों तक हो जाएगा। देखिए अब, हाँ परख 360 डिग्री जो कि 360 डिग्री जो जिसमें आपका असेसमेंट भी होगा, बच्चे का भी होगा, फ्रेंड्स का भी होगा, टीचर भी होगा, सबका मिला के असेसमेंट होएगा, और उस असेसमेंट को नाम दिया गया है परख। तो परख की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिलेशन नहीं है, रिव्यू होगा, ये यहां पर ठीक कर लेना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखेंगे परख की फुल फॉर्म, परख, ठीक है, पी से ये, ए से ये, आर से ये, ठीक है, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये आ गया दोबारा एक क्वेश्चन, ठीक है। परख याद करना आसान है ना, परफॉर्मेंस असेसमेंट की, बच्चे की परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, नॉलेज का किया जाएगा, होलिस्टिक होती है ऑल अराउंड, सभी तरीके की होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट विच ईयर। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, मैंने अभी अभी बताई है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, मैंने अभी अभी आपको बताई है। In 1964, Indian government has appointed education committee. How many members there in education committee? तो 1964 में एक एजुकेशन की कमेटी बनाई शुरू में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले, तो उसमें कितने मेंबर थे भाई, उसमें मेंबर्स थे 17, ठीक है। तो आई थिंक आज जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस थे खत्म हो गए हैं। लास्ट जो मैंने इसका पार्ट 1 करवाया था आपको ऑफिशियल क्वेश्चंस का, उसमें मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करवाए थे, आज की क्लास में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कल की क्लास में कुछ धुआंधार क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एनईपी 2023 और इनसे आने वाले सारे क्वेश्चंस लगातार इस वीक कंप्लीट करवा दूंगी, क्लियर भाई।
पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा। ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, आगे मैं बाइलिंगुअल मतलब मैं आपको ये सारी पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत भर रखा है यार, गवर्नमेंट ने अपना वो भर रखा है साइट क्वेश्चन से, और किसी पेपर में उठा के देख लेना, इस साइट से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है ना। साइट कौन सी है? NEP.gov.in, कुछ NEP.gov.in, एजुकेशन पॉलिसी 2020 gov.in, उसी साइट पे हैं सारे क्वेश्चन। क्लियर? सो कल मिलते हैं 1 बजे के बाद। जीके की क्लास को मैं शेड्यूल कर दूंगी। जीके की क्लास कोई बच्चा मिस मत करना। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट मैं जो तुम्हें जीके क्लास करवाऊंगी मैं बहुत मेहनत करके करवाऊंगी, और जो भी क्लास दूंगी ना सिर्फ वही टॉपिक दूंगी जो एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट के डायरेक्ट। अब स्पेशल एजुकेटर का पेपर करवाऊंगी मैं कल, मुझे क्लियर पेपर भेज दो भाई। हिंदी को कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, इंग्लिश कोई बाहर नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड तुम्हें बहुत आती पाएगी, जीके वीके सब कुछ करके देखना। उस पेपर को बहुत आसान सा पेपर था, कोई खास मुश्किल नहीं था, ठीक है। करवाएंगे उस पेपर को सारा। पेपर मेरे को क्लियर भेज देना टेलीग्राम पे 9991037768 टेलीग्राम नंबर। टेलीग्राम ही करना, व्हाट्सएप इसका मैं नहीं देखूंगी, कहीं व्हाट्सएप करो, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने भेजा, उसने तो पता नहीं यार, अकेडमी वाले ऑफिशियल पेपर के ऊपर भी इतने इतने ठप्पे लगा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता ऑफिशियल पेपर का क्या मतलब होता कि सब लोग उस पेपर को देख ले। ऑफिशियल पेपर पे भी इतने ठप्पे लगा देंगे अकेडमियों के नाम के कि वो क्वेश्चन भी पढ़ने में ना आए यार, मतलब क्या ही फायदा है। पता नहीं, मैंने इतनी पब्लिसिटी करी होती ना, मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते। वेरी बैड। चलो बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 1:30 बजे जीके क्लास 5 के साथ, और शाम की क्लास कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एनईपी 2023 मिस मत करना, बिल्कुल नया टॉपिक है। जॉन अपडाइक के पॉइंट कल अपलोड हो जाएगी शिव शक्ति, कल नहीं तो परसों 100%। चलो बाय बाय।